मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डी फॉर रेडियो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है वो द लिविंग वर्ल्ड। हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में सबसे पहले व्हाट इज लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ होती क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो लाइफ क्या होती है? अगर हम लाइफ को डिफाइन करने जाएं तो एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लाइफ क्या है? एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की। दैट मॉलिक्यूल्स यू कैन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। जैसे कि इन्हीं मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? ग्रोथ होती है। यही मॉलिक्यूल्स डेवलपमेंट में जाते हैं। यही मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्स दिखाते हैं किसी जनरेशन के आगे। फिर उन रिस्पॉन्स के कारण जो भी कंडीशंस होती हैं उनको अडेप्ट करते हैं एंड देन दे रिप्रोड्यूस। तो ये सारी चीजें हमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ को एग्जिस्ट कराती हैं। यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म में ये सब चीजें हो रही हैं तो हम उस ऑर्गेनिज्म को ये कह सकते हैं कि दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग एक्चुअली। और लिविंग होता क्या है और नॉन लिविंग क्या है, इसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें लिविंग बीइंग की तो उसकी एक डेफिनेट शेप होनी चाहिए। अब आप देखोगे कि अमीबा इज डोंट हैव अ डेफिनेट शेप बट इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम अमीबा को एक एक्सेप्शन लेके चल सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कहने का मीन्स या तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो या ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अगर है, ग्रोथ हो और उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म बोथ। वो रिप्रोड्यूस करे अगर, और होम्योस्टैसिस हो। होम्योस्टैसिस होता है टू मेंटेनेंस ऑफ आवर टेम्परेचर। तो इनसे भी नीट के अंदर क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स के मतलब 1 मार्क्स नहीं, 1 क्वेश्चन जनरली अराइज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस अगर कोई ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस नहीं है तो वो आपका नॉन लिविंग ही कहलाएगा एक्चुअली। अडेप्टेशन करना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अडेप्टेशन से क्वेश्चन आते हैं। इवोल्यूशन कर रहा है ड्यू टू वेरियस अनफेवरेबल कंडीशन। उसने उसको अडेप्ट किया एक ऑर्गेनिज्म से और फिर अडेप्ट करने की वजह से वो इवॉल्व हो गया। क्योंकि अगर वो इवॉल्व नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। अपने आप को रिपेयर करने आना चाहिए। रिपेयर इन द सेंस उसके डीएनए में या उसके टिश्यू के जो भी हैं वो अपने आप को हील करे, रीजनरेट करे, लाइक एन रीजनरेशन ऑफ एन सेल। एजिंग हो उस ऑर्गेनिज्म की, यानी वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी एजिंग आए और अल्टीमेटली वो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। देर इज नो वन इज मोर्टल ऑन दिस अर्थ। तो सभी के सभी यहाँ पे अर्थ पे अगर आप बात करें तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली एन मोर्टल। देर इज नो वन इमोर्टल ऑन दिस अर्थ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेफिनेट शेप एंड साइज के बारे में अगर एक बार हम देख लें। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट शेप एंड साइज विच में चेंज। ये चेंज भी हो सकती है एक नैरो रेंज में। अगर अमीबा की अगर मैं बात करूं, इसकी बेशक एक डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज कर लेता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मॉर्फस। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको हम मॉर्फस कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी शेप को चेंज ना कर पाए, मतलब कहने का मीन्स नॉन लिविंग मैटर इज टर्म अमोर्फस, ठीक है। यानी जो अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहे हैं वो वैसे ही हैं जैसे 10 साल पहले थे, 20 साल बाद होंगे, वो हमेशा सेम एज का ही रहेगा। एक जैसे अगर मैं बात करूं एक स्टोन की, ठीक है। एक स्टोन का साइज उतना का उतना ही रहेगा चाहे कितने भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड चले। लेकिन अगर एक डॉग की बात करें या एक कैट की बात करें, ठीक है। एक कैट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, रैबिट बना दें, जो भी ऑर्गेनिज्म है। अगर इसकी मैं बात करूं, मान लो ये पहले ये एक चिक का एग है, ठीक है। ये अंडा हो गया, ठीक। आफ्टर 15 डेज मान लीजिए, ठीक, ये छोटा सा, ठीक है, छोटा सा चूजा हो गया, यानी चिक हो गया। क्लियर? फिर ये बड़ा सा क्या बन गया?
ठीक है, ये बड़ा चिकन बन गया। तो अल्टीमेटली टाइम के साथ साथ इस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी शेप को चेंज किया है और अपने साइज को भी चेंज किया है। तो वही ऑर्गेनिज्म जिसकी एक डेफिनेट शेप हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और फिर वो अपनी शेप को चेंज करता जाए एक नैरो रेंज में, बहुत ही पतली रेंज में चेंज करता जाए। ये नहीं कि एक दिन में ऐसा था, एक दिन में अगले दिन वो ऐसा हो गया, नहीं, धीरे धीरे चेंजेस अगर आए तो उसको हम मॉर्फस कहते हैं, और ऐसा ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग बीइंग। और जो अपने अंदर चेंज ना लाए, नैरो रेंज में भी और सडनली चेंज भी नहीं लाए, उनको हम अमॉर्फस कह देते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग मैटर होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ एन बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट एंड सब यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी को डिफरेंशिएट करेगी छोटे यूनिट्स में, और फिर उससे भी छोटे सब यूनिट्स में डिफरेंशिएट करेगी, जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में या पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंस के कारण ही एक लिविंग बीइंग को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो रखे हैं, एक ऑर्डर में अरेंजमेंट चल रहा है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, ग्रोथ जो होती है परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार अगर एक ऑर्गेनिज्म कोई ग्रो कर जाए तो वो दोबारा से अपने इमेच्योर ग्रोथ पे नहीं जाएगा। यानी एक चिक अगर हैच हो जाए, एक चिकन का अंडा अगर हैच हो जाए, एग अगर हैच हो जाए, तो वापस से एग नहीं कन्वर्ट हो सकता। दैट्स व्हाई इट इज परमानेंट ग्रोथ एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ सेल। सेल का साइज भी अगर एक बार चेंज हो जाए तो वो वापस से दोबारा नहीं बन सकता। एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म यूजुअली अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन ड्राई वेट, मास, नंबर। नॉर्मली अगर मैं आपको ये सेल के बेसिस पे बताऊं, ये जाइगोट है, ठीक है। ये जाइगोट के बाद क्या है, ये प्लूरिपोटेंट सेल है। इसके पास सारी की सारी कैपेबिलिटी है अपने न्यू सेल बनाने की। डिवाइड हुआ, 2 सेल बने, ठीक, फिर मोरुला बन गया, 4 सेल बने, फिर उसके बाद 8 सेल बने, इसको भी मोरुला, फिर 16, फिर 32, फिर ऐसे 64 सेल। तो आप देखोगे कि 64 सेल वापस से ये सिंगल सेल नहीं बना सकते, ठीक है। अब वापस से ये नहीं जा सकती, यानी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार डेवलपमेंट हो गया तो इट कैन नॉट गो बैक। तो इसमें अगर देखें, एक सेल का जो वेट था, ड्राई वेट, वो मान लो 1 ग्राम था, इसके अंदर 2 ग्राम हो गया, ठीक है। न्यूट्रिशन ऐड हो रहा है, 4 ग्राम हो गया, तो ग्राम में भी बढ़ेगा, मास में भी देखो मास के अकॉर्डिंग भी बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है साइज में, और ये अल्टीमेटली एक क्या बना लेगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और नंबरिंग ऑफ सेल तो आप देख ही रहे होगे ऑलरेडी इंक्रीज हो गई। तो यानी वंस द सेल, अगर ये कह लो एक बार सेल कमिटेड हो जाए, ठीक है, तो इट कैन नॉट गो बैक। कमिटेड इन द सेंस कमिटमेंट उसको मिल गया कि उसको अपना फेट डिसाइड ही हो गया है, उसको क्या बनना है, तो वो कमिटेड हो गया। कमिटेड होने के बाद तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, जब तक उनका लाइफ टाइम चलेगा दे कंटिन्यूसली ग्रो, वो कभी भी स्टॉप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मेरिस्टेमेटिक एरिया होता है जहां पे सेल डिवीजन हमेशा चलता ही रहेगा, इट कैन नॉट स्टॉप। ह्यूमन बीइंग की तरह वो स्टॉप नहीं हो जाते, दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक एक प्लांट का ड्यूरेशन होता है, लाइफ टाइम है, तब तक वो ग्रो करता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। जैसे कि नॉर्मली हमने पढ़ा होगा, मेरिस्टेमेटिक जोन कहाँ होता है, रूट कैप के पास, तो ये इंक्रीज करता रहेगा। जब तक ये इंक्रीज करता रहेगा, जब तक करता रहेगा, जब तक आपका ये फ्लावरिंग करके इसकी डेथ ना हो जाए। ऐसा नहीं है खत्म नहीं हो, इसकी भी डेथ होगी, लेकिन जितना भी उसका टाइम पीरियड है जीने का, यानी अगर एक प्लांट 1 ईयर तक उसकी टाइम लाइफ, तो वो पूरे इस 1 ईयर में अपना ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर एक ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं, अगर एवरेज हम 60 ईयर लेके चलते हैं, तो वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 25 तक लेके चल लो या 24 तक लेके चल लो, ही ग्रो करेगा। उसके बाद उसकी ग्रोथ सीज हो जाती है, वो ग्रो नहीं करता, उसके सेल उसके बाद डेड होने लग जाते हैं, एजिंग होने लग जाती है। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं,
प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में ग्रो करता ही रहता है। एनिमल्स में देखो ग्रो ओकर अप टू एन सर्टेन एज, एक सर्टेन एज तक होती है। आफ्टर विच सेल डिवाइड ओनली टू रिप्लेस वोन आउट एंड लॉस सेल। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है, लेकिन उन सेल की जो जिनकी डेथ हो रही है, यानी सेल डिवाइड कर रहा है लेकिन वो सिर्फ रिप्लेसमेंट कर रहा है उनका जो सेल खो चुके हैं इंजरी के कारण या जो एजिंग के कारण वर्न आउट हो चुके हैं। इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ। ग्रोथ में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इन एनिमल्स वो हो जाते हैं सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। एक एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस सिक्रीट होगा, सेल एनलार्ज करेगा अपने साइज में और सेल डिवाइड होगा। तो चलें एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। ग्रोथ भी दो तरह की है, इंटरसेप्शन एंड एक्रीशन। ये होते क्या है इनको एक बार हम डिटेल में थोड़ा सा देख लें। इंटरसेप्शन, नॉर्मल इंटरसेप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसको बोल देते हैं इंटरनली ग्रोथ। ये एक तरह का डिजीज होती है इंटरसेप्शन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में या इंटेस्टाइन में होती है कि हमारी इंटेस्टाइन अंदर से बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, एडिशन होने लग जाता है उसमें मटेरियल का और उन्हीं बॉडी के अंदर ही न्यू सेल फॉर्मेशन होने लग जाते हैं, जिसके कारण ब्लड वेजल्स ब्लड को फ्लो नहीं करा पाते और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, फिर उसमें ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया जाता है। तो ये एक तरह की डिजीज है, तो इसको हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं दिस इज ऑकर बिकॉज ऑफ एन इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड देयर बॉडी लाइक एन ट्यूमर। एक ट्यूमर के कारण भी हो सकती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की ग्रोथ को यानी जो इंटरनली ग्रोथ हो उसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं। एक्रीशन भी देख लेते हैं। एक्रीशन होता है कि तो एक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो एक्रीशन होता है कि नॉन लिविंग आर्टिकल्स अगर एक साइज में इंक्रीज हो जाए, और इस साइज में इंक्रीज कैसे हो रहे हैं, एक नॉन लिविंग आर्टिकल आया, दूसरा अटैच हुआ, तीसरा अटैच हुआ, चौथा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कर कर करके एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस, किसी आउटर सरफेस पे ऐसे अटैच होते गए, तो इसको एक्रीशन बोलते हैं। इस तरह की ग्रोथ, यानी एक तरीके से स्टोन ले लो, जो किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन भी बहुत तरह का होता है, यूरिक स्टोन भी हो सकता है, इट कैन बी कैल्शियम स्टोन एज वेल। कैल्शियम स्टोन की अगर मैं एग्जांपल लूं तो कैल्शियम स्टोन में क्या है कि कैल्शियम एकदम से तो नहीं आया ना, धीरे 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 करके कैल्शियम डिपॉजिट होता गया, एग्रीगेट होता गया। ये एग्रीगेशन के कारण आपका ग्रोथ बढ़ गई, और ये ग्रोथ कैसी है, ये नॉन लिविंग आर्टिकल्स की। तो ये ग्रोथ नहीं है, ये एग्रीगेशन ऑफ नॉन लिविंग आर्टिकल्स जो अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं, जिसके कारण हम इसको एक्रीशन ग्रोथ का नाम दिया है। एग्जाम्पल देख लो, स्टोन है, क्रिस्टल है और माउंटेन्स इसी ग्रोथ के कारण बनते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। अब ग्रोथ वैसे सब्सटेंस जो ग्रोथ को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक की अगर मैं बात करूं, ये वो कंपोनेंट है जो लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर लिविंग मैटर फ्लो ऑफ कर रहे होते हैं। एक सेल अगर आपने देखा होगा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और यहाँ से ER हो गए, ठीक है, जो भी है, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे के सारे तो इसको हम बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म की ग्रोथ, ठीक है। तो यही इसी ग्रोथ को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो दीज आर कंपोनेंट ऑफ, ये किस तरह के कंपोनेंट है, लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो इनके ग्रोथ अगर होती है तो उसको बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है। एपोप्लाज्मिक क्या हो गया, नॉन लिविंग मटेरियल फॉर्म्ड बाय सेल, सेल के कारण जो भी नॉन लिविंग मटेरियल होता है, जैसे कि सेल वॉल हो गया, ठीक है, बोन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, फाइबर हो गया, इन नॉन लिविंग मटेरियल की अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम बोल देते हैं एपोप्लाज्मिक ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म, जैसे कि आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म इज इन सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में हमारे जितने भी सेल हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, उनके अंदर जितने भी टिश्यू, जितने भी सेल वर्क कर रहे हैं, दे डू एन मेटाबॉलिज्म, यानी
दे डू एन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बोथ. यानी एनाबॉलिज्म यानी फॉर्मेशन ऑफ एन न्यू बायोमोलिक्यूल्स, कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. तो दोनों चीजें हमारे में बॉडी में जब चलती रहती है तो उसको हम टोटल एक सम टोटल में कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एन मेटाबॉलिज्म. इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना ही फॉर्मेशन हो रहा है न्यू सेल्स का और ना ही ब्रेक डाउन हो रहा है न्यू मॉलिक्यूल्स का या न्यू बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये चीज नहीं हो रही है तो उसको हम लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी ही होती है मेटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं, इट इज आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ एन न्यू बायोमोलिक्यूल्स, इसके अंदर वो सारी चीजें रिएक्शन इंक्लूड हो जाएंगी जो बिल्डिंग अप होती है. इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन. तो इन सब का फॉर्मेशन हो रहा है. फोटोसिंथेसिस का भी बोल सकते हो. ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन. ठीक है, तो जब किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंथेसाइज हो, उसके अंदर कोई भी चीज इन्वॉल्व हो, सेल अगर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है किसी चीज को, तो वो बोल देते हैं हम उसको एनाबॉलिज्म. ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका फोटोसिंथेसिस यहाँ पर मेंशन भी है. तो कैटाबॉलिज्म भी एक बार देख लेते हैं. ब्रेक डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैसे अगर हम बात करें रेस्पिरेशन ले लो, डाइजेशन, तो इसको हम एक डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी रिएक्शन का ब्रेकडाउन चलता है हमारी बॉडी के अंदर. इट इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट रहा है, फैट्स फैटी एसिड में टूट रहे हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट रहे हैं. तो ये सारे के सारे कैटाबॉलिज्म कहलाते हैं. तो एग्जांपल रेस्पिरेशन, डाइजेशन. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जैसे कि पता है फॉर्मेशन ऑफ एन न्यू इंडिविजुअल, इट कैन बी ऑफ एन एसेक्सुअली एंड इट कैन बी ऑफ एन सेक्सुअल. सिमिलर काइंड का ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना, जिससे हम ये कह सकते हैं कि लाइफ अराइज हुई है. जैसे कि ऑलरेडी अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ का, जिसमें मैंने बताया कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से अराइज हुई है. ठीक है, तो इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल. ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. नो, हाँ, उसका एग्जिस्टेंस इस एनवायरमेंट में मे बी खत्म हो जाए अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करे, लेकिन वो सरवाइव जरूर कर सकता है. तो इट इज डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, बट इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ. ये एक लिविंग को नॉन लिविंग से जरूर अलग करता है, लेकिन ये लाइफ का एक फीचर को डिफाइन नहीं कर सकता. दो मेन स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि मैंने बताया, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. होम्योस्टेसिस. हमारी बॉडी जैसे हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स. तो हमें क्या करना होता है, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, तो होम्योस्टेसिस इज एन अ प्रोसेस बाय विच मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. ठीक है, तो इसको एक ऐसे हम एक तरीके से बता सकते हैं, और ताकि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है प्रॉपर फंक्शन करें. जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो रही है, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो अनफेवरेबल हो, उसमें अगर हमारी बॉडी को एक प्रॉपर फंक्शन करना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, और उसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे किसी को कोई विंटर है, जैसे विंटर्स में अगर 0 डिग्री सेल्सियस चल रहा है टेम्परेचर, बट हमारी बॉडी को जो ऑर्गन है वो फंक्शन करेंगे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे. ठीक है, या 35 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली अगर लेके चलें, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इस टेम्परेचर को मेंटेन करेगी. और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए
वो न्यू मेटाबॉलिज्म करेगी, यानी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों ही करेगी, या शिवर करने लग जाएगी हमारी बॉडी। नॉर्मली आपने देखा होगा विंटर्स में, तो शिवरिंग क्यों होती है हमारी बॉडी की, ताकि हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर जो गिर गया है उसको मेंटेन कर सके, इंक्रीज कर सके टेम्परेचर। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करूं, ये हमारी अवेयरनेस को दिखाता है कि हम सराउंडिंग में कितना ज्यादा अवेयर हैं एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेके। जैसे अगर आपने कोई भी कोई भी हॉट पैन को टच किया, ठीक है, तो एकदम से आप हाथ पीछे हटा लेते हो, जो इसको आपने पढ़ा भी होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर। तो वो एक कॉन्शियसनेस है, अगर हम नहीं पीछे हटाएंगे तो हम अनकॉन्शियस है, इसका मतलब। तो कॉन्शियसनेस भी एक लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। ये एक तरीके से ये भी कह सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमारी सराउंडिंग के चारों तरफ जो भी अवेयरनेस है और उसमें जो भी रिएक्शन हो रही है, उनके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है उन स्टिमुलाई के लिए, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। स्टिमुलाई क्या हो सकता है? स्टिमुलाई आपका जो रिसीव होता है हमारी सेंस ऑर्गन से, इट कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो विजिबल चेंज और रिएक्शन है विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिगार्डिंग कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी रिएक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है या कोई भी एक्शन कर रहा है, ठीक है, जो नॉर्मली सभी को दिखे, उसको बोल देते हैं रिस्पॉन्स। जैसे कि रिमूवल ऑफ हैंड फ्रॉम एन हॉट टचिंग पैन, ठीक है, तो ये क्या हो गया? वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या था? हॉट था, ठीक है, ठीक, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या था? हॉट था, और जैसे ही इसने क्या करा, इसको हॉट की वजह से ये क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ, तो इसने रिस्पॉन्स जनरेट किया। क्या रिस्पॉन्स जनरेट किया? इसने अपने हाथ को पीछे कर दिया, ठीक है, एकदम से हटा दिया, क्योंकि वो हटाता नहीं तो जल जाता। तो ये हो गया, इसका रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्लांट्स डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। अगर आप इसको टच करो तो इसकी लीव्स जो हो जाती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, ऐसी हो जाती है। यानी प्लांट भी स्टिमुलस के रिगार्डिंग सेंस करते हैं और स्टिमुलस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स को जनरेट करें। प्लांट्स डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन। हमारी तरह सेंस ऑर्गन नहीं है। प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पॉल्यूटेंट, टच एक्सेट्रा। जैसे कि ट्रॉपिज्म अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा हो, तो क्या पढ़ते हैं? ट्रॉपिस हो रहा है, जियोट्रॉपिज्म हो गया, फोटोट्रॉपिज्म हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्या है? मूवमेंट ऑफ एन प्लांट टुवर्ड्स लाइट। तो ये मूवमेंट बता रहा है। तो उसी तरह से ये क्या कर रहा है? ये स्टिमुलस के रिगार्डिंग अपने रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है। एग्जाम्पल अगर हो गया फोल्डिंग ऑफ लीव्स, एग्जाम्पल जैसे फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मोमोसा पुडिका, लाजवंती या छुई मुई भी कहते हैं। ये क्यों हो रहा है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी जैसे हम उसको टच कर रहे हैं, विच एक्टिंग एज एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है। इसको बोल देते हैं थिग्मोनेस्टी मूवमेंट। थिग्मोनेस्टी मूवमेंट, ये 10th क्लास में आई होप आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट स्लाइड पे। ह्यूमन बींग्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। हमारे में खुद की एक अवेयरनेस रहती है। आपने लगभग देखा होगा कि अगर आपके पीछे कोई है, ठीक है, तो नॉर्मली हमें लगता है कि कोई पीछे है और पीछे खड़ा है, फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं। तो ये हमारी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हमारी अवेयरनेस है, जो हमें बताती है, हमारी एक सिक्स्थ सेंस है जो हमें ये अवेयर कराती है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग बिसाइड्स ऑफ यू, ठीक है। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन की अगर बात करूं तो यूजफुल इनहेरिटेबल चेंज इन फॉर्म, फंक्शन एंड बिहेवियर विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेल एंड सक्सेसफुली इन इट्स एनवायरनमेंट। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन की अगर बात करें, वो इनहेरिटेबल चेंज, वो फंक्शन और वो बिहेवियर जो हमें एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में आराम से
जीने के लिए मतलब यूजफुल होते हैं। एक्चुअली यही कह लो कि हमें एडजस्टमेंट कराना सिखाते हैं, ठीक है। तो an organism is considered best adapted to an environment when it possesses inherited traits that enhance its survival and breeding in that environment. एक ऑर्गेनिज्म को बेस्ट अडेप्टेड जब माना जाता है जब वो एनवायरनमेंट से कुछ पोजेस करे, एक इनहेरिटेड ट्रेट को पोजेस करे जो उसके सर्वाइवल को और उसकी ब्रीडिंग को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एनहेंस करे, ठीक है। तो इनहेरिटेबल चेंज क्या हो गया, एक तरीके से आप अडेप्टेशन कह लो, जैसे कि बहुत ज्यादा विंटर्स हो रही, ठीक है, बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ रही हैं, ठीक है। अगर पहले के जो मतलब रामापिथेकस हैं या जो भी होम्योपिथेकस ऑर्गेनिज्म रहे हैं, यानी हमारे एंशियंट हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी मैं अगर बात करूं, अगर उन्होंने इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं किया होता, अगर उनके अंदर इनहेरिटेबल चेंजेस नहीं आते, ठीक है, वो भी कैसे यूजफुल इनहेरिटेबल चेंज दैट इज ग्रोइंग ऑफ एन हेयर्स, ठीक है। अगर उन्होंने आग जलाना नहीं सीखा होता तो वो अपने आप को वार्म नहीं रख पाते तो वो अडेप्ट नहीं कर पाते इन्वायरमेंट, अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाते तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो अडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और उसकी फिटनेस को इंक्रीज करता है, आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं, ठीक है। बस बेशक ये होना चाहिए कि जो ये आपका अडेप्टेशन है, जो ये चेंजेस आ रहे हैं, वो इनहेरिटेबल चेंजेस होने चाहिए ताकि वो आपके प्रोजेनी में भी आगे जाए और वो प्रोजेनी भी आने वाले इन्वायरमेंट में उस चीज को अडेप्ट करके उसका सर्वाइवल का चांस और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। आपका तो है ही, लेकिन आपकी प्रोजेनी का और भी ज्यादा सर्वाइवल का चांस तब इंक्रीज होगा तब ये चेंजेस जो आपके अंदर आए वो इनहेरिटेबल हो जाए, आपकी प्रोजेनी के अंदर इनहेरिट हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब देखो अडेप्टेशन भी बहुत तरह के होते हैं, जो कुछ छोटे देर के लिए होते हैं, जो बहुत टाइम के लिए होते हैं। दिस अपीयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्पेसिफिक स्ट्रेस और इन रिस्पॉन्स टू एन पार्टिकुलर सीजन। अब जैसे प्लांट स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, प्लांट अगर कोई स्ट्रेस फील करता है, ठीक है, मान लो बहुत ज्यादा विंटर्स होगी तो उसमें क्या होने लग जाएगा, उसके मैंने स्ट्रेस की भी वीडियो बनाई है, आप उसमें भी देख सकते हो। उस स्ट्रेस में वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा, हीट शॉक प्रोटीन रिलीज करेगा, ठीक है। मान लो बहुत ज्यादा हीट हो रही है, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो रहा है कि प्लांट चल जाएगा, तो उसके अंदर हीट शॉक प्रोटीन होंगे जो प्लांट स्ट्रेस कराएगा और वो प्लांट को उस इन्वायरमेंट में बचाएगा ताकि उस इन्वायरमेंट में प्लांट सरवाइव कर सके बेटर तरीके से। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर वापस से नॉर्मल होगा तो ये क्या हो गया, फिर से प्लांट स्ट्रेस हट जाएगा। तो इस तरह का अडेप्टेशन शॉर्टर पीरियड के लिए रहता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है, दिस डेवलप इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अगर हम बात करें जरा जीरोफिटिक प्लांट्स, उन्होंने क्या करा, अडेप्टेशन अपनाई, ठीक है, अपने मतलब अपने अंदर ज्यादा ड्यू टू हायर टेम्परेचर उन्होंने अपनी लीव्स को अपने स्टोमेटा को संकन बना दिया, लीव्स को पॉइंटेड कर दिया ताकि कम से कम ट्रांसपीरेशन हो। तो इस तरह का अडेप्टेशन लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन कहलाता है कि धीरे 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 उन्होंने रिस्पॉन्स को डेवलप किया अपने अंदर और स्ट्रगल करते करते वो सरवाइव होने लगे एंड दैट अडेप्टेशन इज परमानेंट इन दैट प्लांट, ठीक है। ये डिसअपियर हो जाती हैं जैसे ही स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा, ये लाइफ टाइम तक रहेंगी चाहे वो किसी भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो। अब दीज आर आइदर हेरिटेबल टू एक्वायर, ये एक्वायर भी हो सकती हैं और हेरिटेबल भी हो सकती हैं, ठीक है। ये इवोल्यूशन पे बहुत कम रोल प्ले करती हैं, वेयर एज लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन आर ऑलवेज हेरिटेबल। ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा उसी की स्पीशीज में जरूर हेरिट होगी ताकि वो आने वाले समय में भी अपने आप को अडेप्ट कर सके, ठीक है। और ये इवोल्यूशन के लिए एक मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आई होप इनका आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। जैसे संकन स्टोमेटा होता है, नीडल लीफ हो गया, कैक्टी प्लांट इसका एग्जांपल ले लो। और शॉर्टर पीरियड के लिए अगर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, कोई भी प्लांट स्ट्रेस फील कर रहा है ड्यू टू सैलिनिटी स्ट्रेस भी हो सकता है, वाटर स्ट्रेस भी हो सकता है। अब वाटर हमेशा के लिए तो प्रेजेंट नहीं रहेगा ना,
वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमूव हो जाएगा, तो इस तरह का अडेप्टेशन शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन इन एनिमल्स में भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मोस्ट एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड सम मैमल क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हाइबरनेट कर लेते हैं अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में। ज्यादा विंटर्स हो गई तो विंटर से बचने के लिए वो उन्होंने क्या करा, अपने आप को हाइबरनेट कर लिया। तो मैमल्स में बियर का एग्जांपल ले लो। ठीक है, ये क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स और फिर समर में निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह की अडेप्टेशन शॉर्ट टर्म कहलाती है। देयर मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। ठीक है, अब जैसे ये हाइबरनेट कर लेंगे, इस हाइबरनेशन में क्या यूजफुल होता है, एक्चुअली इस हाइबरनेशन में उनकी बॉडी के जो फंक्शन है वो धीरे धीरे काम करने लग जाते हैं, ताकि उनकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज ना हो। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, एंड ये यूटिलाइज करते हैं, और बिफोर गोइंग टू हाइबरनेशन वो इतना ज्यादा अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन कर चुके होते हैं कि हाइबरनेशन में जो भी न्यूट्रिएंट्स लगेगा वो अच्छे से, मतलब वो ऑलरेडी पहले से ही टेक कर चुके होते हैं। तो हाइबरनेशन के टाइम पे ये स्टोर्ड न्यूट्रिएंट को मतलब यूज करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो फ्रॉग एग्जांपल ले सकते हो आप इसका। तो नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार चलते हैं, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। क्लो ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर वेल अडेप्टेड टू सूट देयर पर्चिंग हैबिटेट। देखो, शिकार करने की हैबिटेट के कारण काफी बर्ड्स के पंजों में बहुत से तरह के अडेप्टेशन आए हैं। जैसे वुड पैकर क्या है, वो क्लाइंब करता है और क्लिंगिंग करता है, यानी पेड़ पे ऐसे बैठा रहता है, हॉरिजॉन्टली बैठा रहता है और वो एकदम मजबूती से पकड़ के रखता है। तो ये भी उसका एक तरह का अडेप्टेशन है। ठीक है, स्ट्राइकिंग एंड कैचिंग का अडेप्टेशन हॉक ने अपनाया है। इतने ऊपर से एकदम से नीचे आता है और एकदम से अपने प्रे को कैच कर लेता है। ठीक है, पीजन क्या करता है, पर्चिंग का अडेप्टेशन करता है। ऑस्ट्रिच ने भागने का अडेप्टेशन अपनाया है कि वो उड़ नहीं सकता तो उसने भागना शुरू कर दिया। ठीक है, डक ने स्विमिंग का अडेप्टेशन अपनाया। तो ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन हैं जो उनके अनफेवरेबल कंडीशन के कारण उनमें जनरेट हुए, बट नाउ दे आर प्रेजेंट इन देम, और उनके प्रोजेनी में भी परमानेंटली प्रेजेंट रहेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इस लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन को अल्टीमेटली हमें फाइनल चैप्टर में भी, बाद के चैप्टर्स में भी पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में ही पढ़ना है, तो यहाँ पर हम जस्ट ओवरव्यू देखेंगे। तो आज के लिए मेरी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड कमेंट मी that you like my video or not. Thank you so much.